हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है कि आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है और सभी क्लासेस अपने टाइम पे शेड्यूल कर दी गई है और सभी क्लासेस स्टार्ट भी हो गई है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। उस इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे कि वास्तव में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हम क्लास 11th का इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि क्लास 11th में आप क्या क्या पढ़ेंगे और आपकी तैयारी किस तरीके से होना चाहिए, आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ये सभी कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट समरी में। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि अभी आपके टाइम टेबल में फिजिक्स का शेड्यूल है, तो मैं आपको अभी जस्ट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ और उसमें हम देखेंगे कि क्या सब हमारे कोर्स में इंक्लूड है, क्या सब हमें पढ़ना है। आप सभी रेगुलर क्लास करेंगे, लाइव रहेंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास अवेलेबल होगा, तो उस चीज़ का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उस नोट्स से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाएगी। और अभी तो आपका फर्स्ट क्लास है, तो आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास ही होगा। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहते हैं कि 11th में वास्तव में अपने को कितने यूनिट पढ़ने हैं। तो अगर आप बुक खोलेंगे और सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास टोटल पढ़ने के लिए 3 यूनिट्स हैं। तीनों यूनिट को बारीकी से पढ़ना है और उस यूनिट में भी तीनों यूनिट में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो फर्स्ट यूनिट का होता है। सेकेंड और थर्ड का वेटेज कम होता है, बिकॉज जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो काफ़ी बड़ा भी है। सिमिलरली अगर आप क्लास 12 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ भी सेम कंसेप्ट है। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स के अंदर टोटल 3 यूनिट्स पढ़ने होंगे और पहला यूनिट सबसे बड़ा होगा, सेकेंड थर्ड यूनिट थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा होता है। तो फर्स्ट यूनिट पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। मतलब कि अगर आपने फर्स्ट यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपकी काफ़ी लेवल तक प्रिपरेशन हो जाती है। तो फर्स्ट यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है आपके 11th में भी 12 में भी। वैसे तो आपको छोड़ना किसी भी चीज़ को नहीं है, पढ़ना हमें सब कुछ ही है, बट फर्स्ट यूनिट का वेटेज ज़्यादा होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आप एक नॉर्मल जो 11th 12 के एग्जाम में बैठेंगे वहाँ भी। तो फर्स्ट यूनिट का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और सेकेंड थर्ड यूनिट का वेटेज थोड़ा सा कम होता है। तो यही काम आपको 12 में भी देखने को मिलेगा कि फर्स्ट यूनिट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होगा और सेकेंड थर्ड का वेटेज थोड़ा सा कम होगा। चलिए, उसमें भी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चाहे क्लास 11th की बात हो या 12 की बात हो, मैं दोनों का ही बात कर रहा हूँ। क्लास 11th में भी क्लास 12 में भी मैं पर्सनली सबको पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक मैथमेटिक्स। क्यों? कुछ बच्चे को इस बात का फोबिया रहता है कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स होगा। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जब क्लास 11 12 में आते हैं तो उनका मैथ बायोलॉजी अलग अलग हो जाता है। तो उनका थोड़ा सा माइंड में ये माइंडसेट चल रहा होता है कि हमारे पास मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो फिर उसमें फिजिक्स में मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कैसे करूँगा। तो आपको उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स से, ताकि बच्चों को कभी ऐसा कोई टेंशन आए ही ना कि हमारे सिलेबस में मैथमेटिक्स आ गया है और मुझे दिक्कत आएगी। बिकॉज मैथ का जो पार्ट आता है वो काफ़ी छोटा पार्ट आता है, या कह सकते हैं आप बहुत माइनर पार्ट होता है। उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं पहले से आपको हथियार दे के रखूँगा। तो आपको बिल्कुल भी इस बात का टेंशन लेना ही नहीं है कि मैथमेटिक्स की वजह से आपका फिजिक्स खराब होगा। हाँ, मैं अपने क्लास के फर्स्ट डे भी हर बच्चे को बोलता हूँ कि भाई साहब, आपको जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। इसके बाद अगर मैथमेटिक्स की कोई टर्म यूज होती है फिजिक्स में, वो सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। जोड़ घटाव गुना भाग अगर आप करके नहीं आए हैं, फिर यार तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। और मैं क्या, कोई भी आपको कुछ करके नहीं दे सकता है। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट जो नॉर्मल कैलकुलेशंस होते हैं, है ना, जो आप जोड़ घटाव गुना भाग सीखते हैं, एटलीस्ट वो आपका प्रिपेयर हो, उसमें आप कभी ना फंसे। वैसे मैं ये सलाह देता हूं बच्चों को, फंसते वो उसमें भी हैं। कोई छोटा मोटा डेटा आ जाता है ऊपर नीचे, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपकी कैलकुलेशंस कम से कम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चीज का कैलकुलेशन तो यार बहुत फास्ट होना चाहिए। तो आप अपने कैलकुलेशन को, जोड़ घटाव गुना भाग को एटलीस्ट बहुत अच्छा रखेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स में जो भी टर्म यूज होगा या जो भी कंसेप्ट आएगा, उसको हम पहले डिस्कस कर देंगे। 11th का भी पहला क्लास अपना बेसिक मैथमेटिक्स पे ही होगा और 12 का भी पहला क्लास अपने बेसिक मैथमेटिक्स पे ही होगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद जो भी चीज पढ़ेंगे, चूंकि मैंने आपको बताया कि थोड़ा इंट्रोडक्शन ज्यादा जरूरी है, तो जो भी बच्चे जो भी क्लास करेंगे, आपसे एक मेरा सलाह रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, तो उस बेसिस पे भी अनुभव है और मैंने खुद भी बहुत सारे कंपटीशन की प्रिपरेशन करी है और क्वालिफाई भी किया है, तो मुझे काफी हद तक ये आइडिया है कि क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसको कैसे टैकल किया जाए। तो बच्चों को प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है, मैंने देखा है और आपको भी पता है। देखिए, ये कहने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता होता है कि मुझे किसी कंसेप्ट को जो हमने सीखा है कैसे लंबे समय तक याद रखेंगे। तो पता आपको भी है, बस आप करते नहीं हैं। और अभी भी मेरे इतना कहने के बावजूद भी बहुत कम बच्चे होंगे जो इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो इन चीजों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, पछतावा आपके हाथ आएगा और कुछ नहीं। हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, ना पहले गया ना अब जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है आपको सिखा देना और जो पढ़ा रहा हूं उसको उसी वक्त इंस्टेंटली याद करा देना। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट उसके बाद जो करना है, जो मैंने आपको दे दी, उन चीजों को कैसे रखना है, ये तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए मैं आपको गाइड करूंगा। मैं आपको गाइड ही कर सकता हूं, इवन मैं क्या, आपके पेरेंट्स भी आपको गाइड ही कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड करूंगा, उसके बेसिस पे आपको उसी तरीके से काम करना है जैसे मैं करता हूं। तो मैंने भी एक्चुअली पढ़ने के टाइम में ऐसे ही किया था और काफी इफेक्टिव था, और इसीलिए मैं वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको करना क्या होता है कि जो भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, कुछ रूल्स बताए जाएंगे, तो जो भी आपको मैं बताऊंगा, आपको करना क्या है, उन चीजों को मेरे क्लास के साथ साथ तो आपको लिखना ही है नोट्स में, और इसका जो डिटेल डेफिनेशंस होगा वो आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा, हैंड रिटन के फॉर्म में भी अवेलेबल करा दूंगा। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उस रूल्स को उसी वक्त लिखना है। और क्लास के बाद आपकी एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बेसिक सा जिम्मेदारी है, और आई थिंक वो होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। अगर वो जिम्मेदारी आपके पास नहीं है तो फिर आप क्लास पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि हर सब्जेक्ट को, देखिए सिंपल सी बात है, जितने बड़े सपने उतना बड़ा प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशन हायर लेवल पे करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी हायर होगी, और अगर आप प्रिपरेशन लोअर लेवल पे करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी लोअर है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है कि नहीं सर, मुझे सिर्फ 11-12 पास करना है, 12 करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे घर पे बैठ के रहना है, सिर्फ 12 पास हो गए बस हो गया, फिर नॉर्मली किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन लूंगा और ऐसे ही पास करता जाऊंगा, लाइफ में कोई एम, कोई टारगेट, कोई ड्रीम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब आपकी टारगेट और आपकी ड्रीम अगर है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। तो उसमें आपको क्या करना है, उतना भी अचीव करने के लिए आपको पर सब्जेक्ट 2 to 3 आवर्स पढ़ना है। इतना काम तो आप कर सकते हैं, पर सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ लीजिए। पढ़ना इसमें क्या है, ये मेरी गारंटी है कि मैं जब आपको क्लास में पढ़ाऊंगा आपको एट द इंस्टेंट सब कुछ याद हो जाएगा। और ये आप मेरे स्टूडेंट से पता कर सकते हैं, जो बच्चे पहले पढ़े हैं या जो बच्चे भी रिसेंटली पढ़ रहे हैं। आपका मोस्टली मैं कह सकता हूं कि 85% चीजें आपको सेम टाइम पे याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। याद करा दूंगा उस वक्त, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि अगले दिन आपको वो याद है कि नहीं याद है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं आज जो पढ़ाया हूं, फिर अगले दिन भी अगर उसी को पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो हमारी सिलेबस कभी खत्म होगी? कभी नहीं। क्योंकि आपको शायद पता हो कि हमारा सिलेबस बहुत विशाल है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, और उसके लिए आपको मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो 85% मैं आपको यही याद करा दूंगा, 10% आप अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और अपनी IQ यूज करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। फिर डेली आपको 2 आवर्स, अब मैं बता देता हूं, जो बच्चे आप ऐसा कह सकते हैं कि जिन बच्चे का स्किल बहुत ज्यादा है, IQ लेवल बहुत हाई है, वो थोड़ा कम स्टडी करेंगे, कम आवर्स पढ़ेंगे, तभी उनको याद रहेगा। जो बच्चे थोड़े वीक हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि 2 से 3 घंटा एट लीस्ट पर सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब मान लीजिए आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या 5 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो आपको 8 से 10 घंटा का शेड्यूल बना के रखना है। इट मीन्स 2 आवर्स भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना रिवीजन करना है। अच्छा, अभी आपको 2 आवर्स रिवीजन नहीं करने पड़ेंगे। 2 आवर्स रिवीजन करने की अभी जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि अभी आपको बहुत छोटा सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, तो आप लंबा रिवीजन क्यों करोगे। प्रॉब्लम तब है जब आपकी सिलेबस बहुत आगे निकल जाएगी, 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर आपका 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएगी। उस वक्त आपका ड्यूटी होगा कि आप रिवीजन करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा ले। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करना है। आई थिंक आप थोड़ा सा मेरा बेसिक कंसेप्ट समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। इसके बाद जिस बच्चे को ऐसा ड्रीम होगा कि कंपटीशन करना है, तो आपको पता है कि कंपटीशन का भी सिलेबस वही है जो सिलेबस हम आपको पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा उसका लेवल हायर होगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। बट अगर आपका ड्रीम किसी ब्रॉड लेवल पे है तो आपको आवर्स इंक्रीज करने होंगे।
फिर आपको ये कह सकते हैं कि कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो साइंस सब्जेक्ट पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। उसके लिए आपको साइंस सब्जेक्ट पे हो सकता है 4 आवर्स देना पड़ेगा। अब ये सब करना पड़ता है, इसके लिए करेंगे 4 आवर्स पर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट साइंस सब्जेक्ट को 12 से 15 घंटा आप पढ़ रहे हैं डेली, तो आपकी किसी कंपटीशन की तैयारी होगी। 4 आवर्स में की तैयारी अगर आप करेंगे तो ये आपके कंपटीशन में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यूज कर सकता है। नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। कोई बच्चा मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है वहां भी यूज कर सकता है। तो वहां पे आपको 4 आवर्स 5 आवर्स पर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप बोर्ड की तैयारी करिए नॉर्मली, तो बोर्ड की तैयारी के लिए भी अगर आप चाहते हैं डीप लेवल में आपकी प्रिपरेशन हो, थोड़ा सा अच्छा प्रिपरेशन हो, एक लेवल प्रिपरेशन को दिया जाए ताकि आपको बोर्ड लेवल का ही बहुत अच्छा नॉलेज हो। क्योंकि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, अपनी एफर्ट को अगर आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसको काफी है हेल्पफुल नहीं बनाते अपने करियर को शेप करने में, तो फिर बेनिफिट क्या होगा पढ़ने का। तो अगर आप नॉर्मल बोर्ड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपकी 2 आवर्स 3 आवर्स होनी चाहिए। आई थिंक इससे बेटर हो जाएगा आपका कंसेप्ट, बेटर हो जाएगा आपका थियरी, और हर एक चीज आपका बेटर हो जाएगा, और फिर सब्जेक्ट में आपको मजा भी आएगा। ठीक है, इसके बाद जो नॉमिनल चीजें होती हैं कि मुझे कितना कम से कम पढ़ना है, मैं बताते चलूंगा। क्योंकि जैसा मैं देखता हूं आजकल बहुत कम बच्चे हैं जो अच्छे लेवल पे कंसंट्रेट करके अपनी तैयारी करते हैं, जो बड़ा ड्रीम लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है एट द एंड आपको हेल्प आपका स्टडी करने वाला है। मैं आपके सामने हूं क्योंकि मैंने स्टडी करा है, मेहनत करा है। आप भी अगर अच्छे से करेंगे तो आप भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे किसी भी अच्छे प्रोफाइल के लिए, किसी भी अच्छे प्रोफेशन के लिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अब ये है कि हम पढ़ेंगे क्या। तो जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास की अभी मैं इंट्रोडक्शन का बात कर रहा हूं, तो 11th क्लास में हमें पढ़ना क्या है। 11th क्लास में बेसिकली हमें सबसे पहले पढ़ना होगा बेसिक मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैथ आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, ये मेरा वादा है। बशर्ते कि आपको जितना कहा किया जाए, जितना आपको याद करा दिया जाए, उतना आपके पास रखा होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या सब पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं। बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा अवकलन, जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा समाकलन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। एक्चुअली ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक और सबसे आप कह सकते हैं कंसेप्चुअल, जो फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ओके, तो उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं 2-3 चीज, मैं लिख देता हूं थोड़ा थोड़ा सा। जो सबसे ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे वो करेंगे अवकलन के ऊपर। इसके ऊपर अवकलन के ऊपर जो हमारा फोकस होगा, अवकलन के ऊपर, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा फोकस होगा समाकलन के ऊपर, समाकलन। फिर हमारा सेकंड समाकलन चलेगा, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। वैसे आपको अवकलन समाकलन सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, क्या चीज है। डोंट वरी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। एक छोटा सा नॉर्मली डिवीजन है, भाग देना है। ठीक है, तो उसी तरीके से समाकलन भी कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है, एक बेसिक सा कंसेप्ट है, एडिशन है, जोड़ना। तो ये समाकलन होगा, इसको इंटीग्रेशन भी कहते हैं, अवकलन को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जिसको आप लोग त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो हम लोग ये सब कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ग्राफ का भी दे दूंगा। आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ सीख लेंगे। ये थोड़े बहुत बेसिक सीख लेंगे तो अपना काम एकदम मस्त हो जाएगा। और इसमें जो सीखेंगे वो ज्यादा फोकस हमारा होगा अवकलन पे और समाकलन पे। क्यों सर ज्यादा फोकस क्यों? अरे भाई, त्रिकोणमिति का आप बेसिक फॉर्मूला पढ़ के तो आए हो, 10th में भी तो पढ़ा होगा, 9th में भी तो पढ़ा होगा, या किसी भी जूनियर क्लास में तो पढ़े होंगे। तो ये आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। एक लिटिल इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। और ग्राफ, आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया होगा 10th क्लास का एग्जाम देने वक्त, शायद आपके फाइनल एग्जाम में भी ग्राफ पेपर दे के ग्राफ पूछा गया होगा। तो ये भी आपको थोड़ी बहुत आती है, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। ये भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, अवकलन और समाकलन। मैथमेटिक्स के जो बच्चे होंगे उनको तो खैर समाकलन अवकलन एक बड़ा चैप्टर ही मिलेगा मैथमेटिक्स में, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड पढ़ना है इन दोनों के बारे में। लेकिन हम इसका बेसिक पढ़ेंगे और बहुत सारे रूल्स जानेंगे। अच्छा,
कहने के लिए अवकलन के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन सारे रूल्स नहीं पढ़ने अपने को। फिजिक्स में अगर आपने, मैं सही बताऊं, 4-5 रूल दिमाग में रख लिए अवकलन के तो बल्ले बल्ले है। उसी तरीके से समाकलन में भी 4-5 रूल आप याद रख लिए, समझिए मौज हो गया। तो आप मुझे बताओ, क्या आप इतनी बड़ी दुनिया में 4-5 फॉर्मूला अवकलन के, 4-5 फॉर्मूला समाकलन के, वो भी मैं आपको याद करा दूंगा, कंसेप्ट सिखा दूंगा, सॉल्व करना भी बता दूंगा, तो क्या आप इसको याद नहीं रख सकते? क्या आप इसको रिवीजन करके लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरा रिक्वेस्ट ही होगा आपसे, अवकलन और समाकलन को आप हो सके, अगर हो सके तो अपने लाइफ टाइम याद रख लेना, लाइफ टाइम याद रख लेना। क्यों मैंने लाइफ टाइम कह दिया तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बड़ा काम का चीज है। ये यहां ही नहीं, हर सब्जेक्ट्स में, और आप ये कह दो लाइफ के बाद भी, और कभी अपने जूनियर को गाइड करेंगे तब भी, आगे साइंस लेके कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब भी, हर जगह पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इवन आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाते हैं, वहां पर भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अवकलन समाकलन एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, बेस है साइंस सब्जेक्ट का। इवन फिजिक्स का कह दो तो बहुत ज़्यादा, और मैथमेटिक्स में तो खैर है ही। तो आप इसको लाइफ टाइम याद रख सकते हैं, तो लाइफ टाइम रखिएगा। लोग 1-2 साल की बात करते हैं कि जब आप 11-12 पढ़ रहे हैं तब तक याद रखना है, मैं कहता हूँ लाइफ टाइम याद रखिएगा। अवकलन समाकलन से कोरिलेट करके 12 में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपटीशन और बोर्ड दोनों में, कम से कम 2-3-4 सबको ऐड कर लेना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल 2-3-4 क्वेश्चन हमेशा अवकलन समाकलन के ऊपर भी आता है। तो आप ये समझ लो कि मैं जब इसको लाइफ टाइम याद करने के लिए बोल रहा हूं तो कुछ तो बात होगी। तो बात यही है कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए भी, तो आप कृपया इसको जरूर अच्छे से रिवीजन करके याद कीजिएगा। और मैंने आपको एक फॉर्मल गाइडेंस जो होना चाहिए वो दे दिया, और हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप जितना बेटर करेंगे, बस आपसे हमारा एक छोटा सा रिलेशन यही जुड़ा होता है कि आप बेहतर करते हैं तो हमें प्राउड फील होता है और हमारी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आप जितनी हो सके अपनी कोशिश कीजिएगा। और आपने मुझे देख ही लिया होगा तो आपको इतना अंदाजा तो लग गया होगा कि मैं भी आपको पूरे एनर्जी के साथ आपके साथ रह के आपकी प्रेपरेशन जर्नी में हेल्प करूंगा। तो जितना बेटर हो सके, जितना बेहतर हो सके, आप उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। दोनों मिलके एक नए लेवल तक जाएंगे और अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे नॉलेज के साथ। तो मैं इसी के साथ अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म करता हूं, और हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स, जिसमें मैं पहले आपको अवकलन के बारे में बताऊंगा, फिर समाकलन पढ़ेंगे। तो अवकलन में काफी लंबा क्लास लेके अवकलन बढ़िया से सिखाऊंगा, काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, और इसके बाद फिर थोड़ा सा त्रिकोणमिति भी पढ़ेंगे और फिर ग्राफ देखेंगे। तो ये सब हमारी बेसिक मैथमेटिक्स का स्टेप होगा। इसी सीक्वेंस में हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।